हाय दोस्तों, फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके पास एक नए वीडियो लेकर। मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथ में दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें और साथ में लोगों से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, पढ़ने वाले दोस्तों से भी बताएं। चलिए दोस्तों, अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा बेटा? 3। कौन सा लेक्चर नंबर दोस्तों? 3। कौन सा? 3। लेक्चर नंबर 3 में आपको हम इस सिंधु सभ्यता की कला और पतन, क्या कला और पतन के बारे में बताएंगे। इसकी कला कैसे थी और पतन कैसे सिंधु सभ्यता का हुआ। चलिए दोस्तों, अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि ये एक भूमिका बताई है। इसके बाद जो नया वीडियो आएगा, इसके बाद लेक्चर नंबर 4 जो स्थान खोजे गए, उन स्थानों से क्या क्या मिले, कहाँ थे, किस नदी के किनारे थे, किसने खोजा, किस सन में खोजा, इस चीज में वही महत्वपूर्ण वीडियो। ये तो एक भूमिका है छोटी मोटी की बात करने, घर बनाने की नींव की जरूरत। एक बात, मुख्य चीजें तो दीवारें रहती है। उसी तरह मुख्य हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर को तो आप देखें ही पूरा, लेकिन लेक्चर नंबर 4 को ध्यान से देखें, वही सबसे ज्यादा परीक्षा उपयोगी लेक्चर हमारा रहेगा। चलिए हम जैसे बात करें, कला पढ़ना हमें इसमें बेटा सिंधु सभ्यता का, और पतन पढ़ना। क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कला में क्या क्या खासियत थी और पतन में क्या, और साथ में हम बेटा इसकी लिपि भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिपि। लिपि के मतलब कौन सी लिपि थी। इस समय जैसे देवनागरी लिपि है, उस समय कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। चलिए बेटा, अब इसके डायरेक्ट हम कला में जाते हैं। क्या में जाते हैं? कला में। कला में पहले हम देखेंगे बेटा इनकी जो मूर्ति कला थी कैसे थी। बात करें बेटा, जो इसकी मूर्तियों का निर्माण हुआ करता था, पत्थर, पहले शुरुआती दौर में पत्थर और कहे का मिट्टी की निर्माण की जाती थी मूर्ति। कहे कि पत्थर और मिट्टियों की मूर्ति बनाई जाती थी। बाद में जाते जाते इन्होंने कांसे की भी मूर्तियां बना ली, क्योंकि इन्होंने कांसा की खोज कर ली थी। तांबा और टीन मिलाकर कहे की खोज कर ली थी कांसा के। तो जैसे कि अब खोज में हमें मिली जो कांसे की मूर्ति, कहे की मूर्ति कांसे की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। जो नटराज की मूर्ति थी, नटराज की मूर्ति थी, कहीं की मूर्ति थी? कांसे की, बच्चों, ये हड़प्पा से पत्थर की मूर्ति मिली। कहे कि पत्थर की मूर्ति कहां से मिली? हड़प्पा से नटराज की, और एक नटराज की मूर्ति कांसे की। कहेंगे दोस्तों कांसे की। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से क्या मिली? कांसे की मूर्ति नटराज की मिली, और साथ में पत्थर की मूर्ति कहां से मिली? हड़प्पा से। ये नटराज की मूर्ति जिसे हम नृत्य का कहे। और ये पुजारी की भी मूर्ति मिली। कहे की पुजारी की मूर्ति मिली। कहाँ की मिली? कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से भी कला की, मोहनजोदड़ो से कहे की मूर्ति मिली। नटराज कांसे की मूर्ति और पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पत्थर की नटराज की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। इसकी जो मूर्तियों का निर्माण किया जाता था अधिकतर बताया तो कांसे से बनाई जाती थी, या तो मिट्टी या तो पत्थर। अब इसके बेटा मोहरों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हमने मूर्ति कला देखा, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मोहर। मतलब क्या, धन दौलत में। इसका पहले निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निर्माण किससे होता था। अब इसका जो मोहरों का निर्माण हुआ करता था वो एक पत्थर होता था जिसे हम सेलखड़ी पत्थर बोलते थे। क्या? सेलखड़ी पत्थर। कौन सा? सेलखड़ी पत्थर। समान रूप से सेलखड़ी या जिप्सम, या तो जिप्सम और कौन सा पत्थर? स्टेटाइट। इनका प्रयोग करके मोहरें बनाई जाती थी। इनका जो आकार था, आकार कैसा था? वर्गाकार था। इनका आकार कैसा था? मोहरों का वर्गाकार था। कैसा था? वर्गाकार। जो प्राप्ति स्थान है, क्या बेटा? प्राप्ति स्थान। तो प्राप्ति स्थान भी देख लेते हैं। प्राप्ति स्थान,
प्राप्ति स्थान में सबसे अधिक कहां से मिली? सबसे अधिक मोहरें कहां से मिली? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से सबसे अधिक मोहर कहां मिली? मोहनजोदाड़ो। और अभिलेख युक्त, क्या? अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली? हड़प्पा से। कहां से बेटा? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से हमें मिली। अभिलेख युक्त जो मोहरें थी तो कहां से मिली? और एक और तरह की मूर्ति में जिसमें 9 अथवा 10 चिन्ह बने रहते थे वो हमें धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से मिली मोहरें। जैसे कहा जाए मोहरों का निर्माण कहां से होता है? सेलखड़ी जिप्सम स्टेटाइट पत्थरों से इनके मोहरों का निर्माण होता है। इनका जो आकार था कैसा था? वर्गाकार था। कैसा था? वर्ग। प्राप्त स्थान सबसे अधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से। अभिलेख युक्त मोहर कहां से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। और 9 और 10 प्रकार के चिन्ह वाली मोहरें कहां से प्राप्त हुई? धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। चलिए बेटा अब हम इसकी कला के बारे में आपको बता दिए हैं। अब आपको हम इसके जाते हैं पतन के, कहे के पतन के बारे में बताना। इसका पतन कैसे हुआ? सामान्य तौर से देखा जाए तो पतन हुआ इनका यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है आर्यों का आक्रमण। क्या? आर्यों के आक्रमण से इनका हम पतन मानते हैं। सब ज्यादा सर्वमत पतन कौन सा है? आर्यों का आक्रमण। लेकिन हम इधर क्या लिख लेते हैं बेटा? कारक। क्या? कौन सा कारक? अब इधर विद्वान का नाम, किसका नाम लिख लेते हैं? विद्वान का। कौन सा विद्वान कौन सा कारक देता? जैसे हम पहला मान लेते हैं बाढ़। बाढ़ से पतन हुआ कौन सा विद्वान? कौन कौन से विद्वान कहते हैं? एक विद्वान का नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल साहब भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किससे हुआ? बाढ़ आने से। इस क्षेत्र पे बाढ़ आने के कारण इस क्षेत्र क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट। और अर्नेस्ट मैक भी कहते हैं कि बाढ़ से हुआ का है। और एस आर राव, मतलब जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक और एस आर राव, इन तीनों कहते हैं कि इस क्षेत्र का जो सिंधु सभ्यता थी ये बाढ़ आने से क्या हो गई? नष्ट हो गई। क्या हो गई? नष्ट हो गई। मतलब अगर प्रश्न आए कि बताइए सिंधु सभ्यता के बाढ़ वाला मत कौन कौन से विद्वान देते हैं? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक, एस आर राव। इन तीनों विद्वानों का ये मत था कि ये जो हमारी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसका पतन किससे हो गया? बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण। अब एक होता है आर्यों का आक्रमण। कहेगा आर्यों का आक्रमण। किसका आक्रमण? आर्यों का आक्रमण। कौन कौन से विद्वान कहते हैं कि आर्यों के द्वारा कैसे पता? एक हुइलर साहब। कौन से? हुइलर साहब हो गए। और हो गए बी गार्डन चाइल्ड। और आर.पी. चंदा। चलिए हम एक ही लाइन में लिखे दे रहे हैं, ये अलग। हुइलर हो गया और गार्डन चाइल्ड हो गया, और आर.पी. चंदा। देखिए आर्यों का आक्रमण से सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। इस किसका मत था? कौन कौन से? व्हीलर साहब, गार्डन चाइल्ड, आर.पी. चंदा का मत था कि ये आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का क्या हो गई? नष्ट। आर्य कौन थे? आर्य मतलब विदेशी थे जो इस सभ्यता को क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। क्या कर दिए? नष्ट। अब नदी कुछ विद्वान और थे कि ये कारण वो नहीं मानते थे। कुछ कारण कहते थे कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। कुछ विद्वान ऐसे हैं कि नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया? नष्ट। तो जैसे जलवायु परिवर्तन का साक्ष्य जलवायु परिवर्तन का कौन कहते हैं? माधव स्वरूप। कौन से? माधव स्वरूप कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब कुछ नदियों के मार्ग में परिवर्तन कौन कौन से विद्वान कहते हैं?
अमलानंद घोष कहते हैं कि ये नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण ये सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। आर.एल. स्टाइन साहब मतलब जलवायु परिवर्तन मार्गों स्वरूप और नदियों मार्ग में परिवर्तन अमलानंद घोष R.L. स्टाइन विद्वान कहते हैं। लेकिन जो मतलब सबसे ज्यादा मत है कि इसके कारण हुआ मतलब सिंधु सभ्यता का पतन, वो था आर्यों का आक्रमण। किसका आक्रमण? आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण का विद्वान कौन कौन से? व्हीलर साहब थे, वी गार्डन चाइल्ड थे और आर.पी. चंदा। ये 3 लोग कहते थे कि इस सभ्यता का अंत आर्यों ने किया। यही सर्वसहमत मत था, ये 3 विद्वान कहते हैं। साथ में यदि प्रश्न आए कि बताइए आर्यों का आक्रमण किस विद्वान ने कहा? व्हीलर, और फिर व्हीलर नहीं है तो वी गार्डन चाइल्ड, और ये भी नहीं है तो आर.पी. चंदा। क्या? आर.पी. चंदा नामक विद्वानों ने कहा। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे बेटा? लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। देखिए इसकी जो लिपि है सर्वप्रथम कब मिली? 1853 ईस्वी में इसकी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अभी तक वर्तमान तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता कि इसकी लिपि को कौन से अक्षर कैसे। लेकिन इसकी जो लिपि थी वो लिपि थी चित्रात्मक। कैसे थी? चित्रों के द्वारा प्रदर्शित की जाती थी। किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती थी? चित्रों के द्वारा प्रदर्शित की जाती थी। इसलिए इसे हम कौन सी लिपि कहते हैं? चित्रात्मक लिपि। क्या इसकी स्थिति क्या थी? चित्रों द्वारा होती थी, इसी कारण हम चित्रात्मक बोलते हैं। साथ में इस लिपि में खासियत थी कि दाएं से स्टार्ट हुई। दाएं से कहां के लिए आएगी? बाएं के लिए। बाएं से फिर कहां जाएगी? दाएं। फिर दाएं से कहां के लिए आएगी? लेकिन ये दाएं से बाएं की ओर चलने वाली लिपि थी, इसलिए इसे हम क्या कहते थे? वस्त्रोफिदान लिपि। क्या? वस्त्रोफिदान लिपि। कौन सी लिपि थी? वस्त्रोफिदान। मतलब दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, इधर से चली इधर को आएगी, लेकिन हम इधर से इधर को लिखते हैं। लेकिन ये लिपि यहाँ से, अभी इसी से हमारा दाएं हाथ है, दाएं से बाएं की ओर आई, फिर बाएं से दाएं की ओर जाएगी, फिर बाएं से दाएं। इसलिए इसे हम कौन सा? वस्त्रोफिदान लिपि कहते हैं। इसमें जो लिपि थी, जो अक्षर थे, कैसे? चित्रों द्वारा प्रदर्शित, इसी कारण हम चित्रात्मक कहते थे। कैसी लिपि? चित्रात्मक। लेकिन कौन सी लिपि थी? वस्त्रोफिदान लिपि थी। कैसी? वस्त्रोफिदान लिपि थी। देखिए आपको यहाँ कोष्टक में देख सकते हैं कि ये कैसी लिपि थी। ये कोष्टक में आप देख सकते हैं कौन सी लिपि थी। चलिए बेटा, अब इसके बाद बात करें प्रजाति कौन सी थी। क्या मतलब बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ये कहाँ की प्रजाति थी, कैसे, लेकिन सर्वमत जो था वो भूमध्य सागरीय प्रजाति मानी जाती थी। कौन सी प्रजाति मानी जाती? भूमध्य सागरीय। अगर कहा जाए सिंधु सभ्यता की प्रजाति कौन सी थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति। यही सबसे ज्यादा मत में है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दिया, इसके मैंने कला के बारे में बताया और इसके पतन के बारे में बताया, इसके लिपि के बारे में बताया और इसकी हम मतलब प्रजाति के बारे में बताया कि भूमध्य सागरीय प्रजाति है। हम अपने प्रयास से इतना बहुत कुछ बता दी और साथ में आपको बताया ना कि ये जो मोहरे थी ना, इनके बारे में और स्पेशल वीडियो जो लेक्चर हमारा 4 आएगा उसमें आप देखेंगे कि हम कितना महत्वपूर्ण बताएंगे। लेकिन जिस भी बच्चे को इसका PDF चाहिए, हैंडमेड नोट्स, तो हमारे मोर बटन में इसी प्लेलिस्ट चैनल में जाके देखें और डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ PDF हम डाल देंगे। तो आप PDF और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7408217750, उससे जुड़ने के लिए हम इसका लिंक वीडियो के नीचे दे देंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।